हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बुक से अध्ययन करेंगे, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग आज रिवर के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार की नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, तो आप लोग कंटिन्यू लगे रहें। इसमें जितना भी नदियां हैं उसमें बारीकी से समझाया जाएगा और हर एक क्लास में अच्छे ढंग से आपको बताया जाएगा। तो आप लोग कंटिन्यू लगे रहें हर एक क्लास के साथ, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। ये नोट्स बनाया गया है जो कि इंडियन ज्योग्राफी बुक से है, तो हम लोग इसी से आज पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, जो कि यहाँ आ जाता है। क्या है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या है। सिंधु नदी के सहायक नदियों निम्न में से किस स्थान से होकर नहीं बहती है। सिंधु नदी की सहायक नदी क्या कह रहा है फ्रेंड्स, सिंधु नदी के सहायक नदियाँ निम्न में से किस स्थान से होकर नहीं बहती है। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वह किन स्थानों से होकर नहीं बहती है। तो यह स्थान हो जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड से सिंधु नदी की कोई भी सहायक नदियाँ नहीं गुजरती है। फिर हम लोग आगे का प्रश्न करेंगे। देखिए क्या है, इंडिया में बहने वाली नदी कौन कौन सी है, यानी इंडियन रिवर। तो वह कौन कौन सी है, तो रावी, सतलज और सिंधु। मुख्य रूप से ये तीन नदियां हैं जो कि इंडिया में बहने वाली नदी है, रावी, सतलज, सिंधु, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद का प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। पूर्व दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कौन सी नदियां हैं जो केवल पूर्व दिशा में ही बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सारावती नदी, ठीक है। जो कि इनमें इनमें कौन सा वाटर फैला हुआ है, तो यह सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग। इसमें कहाँ, कौन सा राज्य में, भारत की कौन सा राज्य में सारावती का पानी जाता है, तो कर्नाटक में, ठीक है। जो कि पूर्व की ओर बहती है ये नदियाँ, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे का क्वेश्चन करेंगे। इससे आगे आ जाता है, क्या कहता है, गोदावरी की सबसे सहायक नदी कौन है। यानी सहायक नदियाँ तो बहुत सारे होते हैं, बट गोदावरी की जो सबसे मेन सहायक नदियाँ हैं, जो सबसे बड़ी है, जो सबसे ज़्यादा सहयोग करती है, तो वह कौन है, वेनगंगा, ठीक है फ्रेंड्स। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी वेनगंगा। उसके बाद का क्वेश्चन है क्या, गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है। गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है, वो कहाँ से निकलती है, तो नासिक से निकलती है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे का देखेंगे, गोदावरी कौन कौन सा राज्य से होकर बहती है। यानी कि गोदावरी जो नदी है वह भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो वह सबसे पहले महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। ये गोदावरी नदियाँ भारत के मुख्य 5 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, तो उसके बाद में आ जाता है क्या, नासिक, ठीक है। नासिक कहा जाता है कि शिव जी अपने जटा पटके थे, तो उस उनके जटे से गोदावरी नदी उत्पन्न हुई थी, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। तो बस इसे आप जो भी माने, पौराणिक कथा माने या फिर जो भी माने, बट ये सही है, ठीक है। फिर आगे का प्रश्न करेंगे। इसमें है क्या कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, यानी कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन है, गंगा है, यमुना है, मेघना है। यानी कि इस तरह से याद कर लेना है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, मेघना, गंगा, यमुना, मेघना, हिमालय से निकलने वाली, जो कि बी ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ये तीनों नदियाँ, गंगा, यमुना, मेघना। फिर आ जाता है फ्रेंड्स आगे का, बिहार की शोक किन नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी, ठीक है। बिहार की शोक कोसी नदी को कहा जाता है, एवं कोसी नदी को सबसे तीव्र ढाल से होकर बहने वाली नदी भी कहा जाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी या रास्ता, तो यह कोसी नदी है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। यहाँ आ जाता है क्या, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, तो वह पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्या, खंड आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। खंड यानी कि एक तरह से पान नदी तो होते हैं, लेकिन उसमें कहीं कहीं पहाड़ होते हैं, फिर गुफा, फिर कहीं पे सूखा, फिर उसके बाद पानी, तो उसे खंड बोला जाता है, आमतौर पर खंड ही बोला जाता है। तो वो किस नदी बेसिन में पाया जाता है, तो वह चंबल में पाया जाता है, जिसे एक डाकू भी कहा जाता है,
ये इसे डाकुओं का घर भी कहा जाता है, चंबल नदी को। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न तो इस प्रकार भी रहेंगे कि डाकुओं का घर किसे कहा जाता है, किस नदियों को कहा जाता है, तो वह हो जाएगा चंबल नदी को कहा जाता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे का प्रश्न यहाँ करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है, यानी कि कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो केवल गंगा में जाकर मिलती है, गंगा में जाकर मिलती है। ठीक है, तो वह कौन सी नदियाँ हो जाती है, सोन नदी है जो केवल जाके गंगा में मिलती है, सीधा वो कहीं नहीं गिरती, गंगा नदी में जाकर गिरती है। ठीक है फ्रेंड्स, सोन पटना के पास गंगा को जोड़ती है, तो गंगा को कहाँ मिलती है, पटना के पास जोड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद का प्रश्न हम लोग करेंगे, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, जो कि किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ओके, फिर आगे का देखेंगे, इससे आगे का प्रश्न आ जाता है ये कि कावेरी किन किन राज्यों को अपना पानी देती है, कावेरी नदी जो है वह किन किन राज्यों को अपना पानी देती है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं, कावेरी कहाँ से, कर्नाटक, केरल, उसके बाद बस एक राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कावेरी की पानी यहाँ मुख्य राज्यों में जाती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी कौन सी है, तो यह नर्मदा नदी हो जाती है, जो कि केवल एक ही नदी है नर्मदा, जो कि अपने वह डेल्टा नहीं बनाती है। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे का प्रश्न हम लोग करेंगे, यहाँ आ जाता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अभी हम लोग पढ़े भी थे, लेकिन फिर से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, इसमें डिटेल दिया हुआ रहेगा। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो यहाँ आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, जो कि इसके बारे में नीचे भी दिया गया होगा। तो पहले इसको देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो यह टोटल कितना आ जाता है, 3016 किलोमीटर। आप लोग 3016 किलोमीटर भी ऐसे पढ़ सकते हैं, आसान होगा। उसके बाद का देखेंगे क्या है, भारत की 70% नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और 30% नदियाँ कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, भारत की 70% नदी जो है वह उसका पानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, एवं 30% अरब सागर में गिरती है। फिर हम लोग आगे का देखेंगे क्या लिखा हुआ है, साउथ इंडिया तथा नॉर्थ इंडिया को कौन अलग करता है, साउथ इंडिया तथा नॉर्थ इंडिया कौन अलग करता है इस दोनों को, मतलब इंडिया तो जो है ही इस तरह से करके, जैसे मान लिया जाए कि इंडिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे कौन अलग करता है, दो भागों में कौन बांटता है, तो यह विंध्य पर्वत है। ओके, जो कि इंडिया को दो भागों में बांटता है, साउथ इंडिया एवं नॉर्थ इंडिया को, विंध्य पर्वत। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अरब सागर में जाने वाली मुख्य नदियाँ कौन है, जो कि अरब सागर में गिरती है। अभी पढ़े थे कि अरब सागर में 30% नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती है, तो उसमें से कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो वह नदी हो जाती है सिंधु नदी। ठीक है, जो कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय से, हिमालय से निकलने वाली नदी सिंधु है, जो कि कहाँ गिरती है, अरब सागर में। ओके, अब हम लोग कुछ नदी प्रणाली के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि इसमें बताया जा रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि नदी प्रणाली के बारे में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हिमालयन रिवर यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, एवं पेंसुलिन रिवर यानी कि जो नदियाँ ज़मीन से निकलती, मतलब सॉरी हिमालय से ना निकल के वो कहीं और से निकल रही है, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हो जाता है वो सिंधु है, और जो नदियाँ हिमालय से नहीं निकलती है वो देख लीजिए यहाँ गंगा एवं घाघरा, गोमती है। ठीक है, अब इसे ओल्ड रिवर भी कहा जाता है, जो नदियाँ हिमालय से निकलती है उसे ओल्ड रिवर भी कहा जाता है, वो काफ़ी पुरानी नदी है, एवं उससे बाद की नदियाँ को जो अब निकली है, जो कि हिमालय से नहीं निकल कर कहीं और से निकली है, जैसे कोई पहाड़ी से, तो उसे यंग रिवर भी कहा जाता है। तो आज का जो पढ़ा जाता है यंग रिवर के रूप में, तो वह गंगा, घाघरा, गोमती है, एवं ओल्ड रिवर जो है वह सिंधु नदी के बारे में अध्ययन। ठीक है, फिर हम लोग आगे का प्रश्न करेंगे। यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं पेजेज उल्टा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग कंटिन्यू देखते रहें। यहाँ है क्या, जब तीन नदियाँ आपस में मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है,
जब आपस में 3 नदियाँ मिलती हो, जैसे कि एक नदी इधर से आ रही है, फिर दूसरा भी आ रही है, तीसरा, अब यहाँ जाके तीनों नदियाँ आपस में मिल चुकी है, तो उसे क्या कहा जाता है? इस स्थान को क्या कहा जाता है? जिस स्थान पे तीनों नदियाँ आकर मिलती है उसे प्रयाग कहा जाता है, ठीक है? प्रयागराज कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग आगे का देखेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ गंगा, यमुना एवं सरस्वती मिल रही है, तो यहाँ क्या कहलाया? प्रयागराज कहलाया। ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती मिलकर तीनों नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? प्रयागराज। ठीक है, उसके बाद हम लोग उससे आगे का देखेंगे, तो उससे आगे का आ जाता है फ्रेंड्स प्रयागराज, या फिर त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। तीनों नदियों के मिलन को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं एवं गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, यहाँ 2 प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ एवं गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि मुख्य रूप से यहाँ गंगा बह रही है, ये गंगा नदी है, एवं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? गंडक है, घाघरा है, चंबल है, सोन है एवं गोदावरी है। ठीक है, ये 5 नदी कौन है? गंगा की सहायक नदियाँ है, गंडक, घाघरा, चंबल, सोन एवं गोदावरी। फिर हम लोग आगे का प्रश्न करेंगे, क्या है? सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद असहायक नदियाँ, गंगा की असहायक नदियाँ कौन सी है? यानी कि जो गंगा से निकलती हो, गंगा में मिलती ना हो, गंगा से निकलती हो कटकर, तो वह कौन सी नदी है? हुगली नदी। गंगा की असहायक नदियाँ कौन सी हो जाती है? हुगली। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रयाग। ठीक है, जब 2 नदियाँ आपस में मिलती हो तो उसे प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे प्रयागराज। जब 3 नदियाँ आपस में मिलती है तो उसे त्रिवेणी संगम या प्रयागराज कहा जाता है, और जब 2 नदियाँ आपस में मिलती है तो उसे उस स्थान को हम लोग प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर प्रयाग का निर्माण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से कंटिन्यू क्लास करें। उसके बाद का हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे ड्यूब आता है कि ड्यूब किसे कहते हैं? ड्यूब किसे कहते हैं? जब नदियों का पानी मिलती है, जब 2 नदियों का पानी आपस में मिल जाए तो उसे दोआब कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दोआब किसे कहा जाता है? जब 2 नदियों की पानी आपस में मिलती है तो उसे दोआब कहा जाता है। फिर हम लोग आगे का देखेंगे कि जब नदी पहाड़ से उतरती है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जब नदी पहाड़ से उतरती है तो उस नदी को क्या कहा जाता है? आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को बाद में दिया जाएगा। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पिक्चर बनाया गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भावरा, खादर एवं फिर यहाँ पे जो है दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती है तो उसे अलग अलग नामों से भी बोला जाता है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ देखेंगे कि मानसरोवर का पानी कैसा होता है। तो भारत में जो मानसरोवर झील पाया गया है वहाँ का पानी कैसा है? तो मानसरोवर का पानी कैसा है फ्रेंड्स? मीठा है। फिर हम लोग देखेंगे जो कि कहाँ से होकर बहती है मानसरोवर का पानी? लेह से। लेह भारत का एक जिला है, वहाँ से होकर बहती है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं, कौन सी नदी जो 2 नदियों को जोड़ती है? ठीक है, तो ये सिंधु नदी है जो डायरेक्टली जोड़ती है 2 नदियों को। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पौग डैम किस नदी पर स्थित है? पौग डैम, ठीक है, किस नदी पर स्थित है? तो पौग डैम जो है सतलज नदी पे स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो यह है 720 किलोमीटर, तथा वह किस राज्य से होकर बहती है? झेलम नदी की लंबाई एवं किस राज्य से होकर बहती है? तो वह श्रीनगर राज्य से होकर बहती है एवं उसकी टोटल लंबाई है 720 किलोमीटर। ओके, उसके बाद का हम लोग देखेंगे कि चिनाब और रावी नदियाँ जो कि आपस में मिलती हुई आती है लेकिन अलग हो जाती है। ठीक है, चिनाब और रावी आप लोग देख सकते हैं, चिनाब और रावी दोनों नदी आपस में मिलती है। चिनाब नदियों को दो चिनाब 2 नदियों से मिलकर बनी है, चाज तथा चंद्रा तथा भांग। ठीक है, चंद्रा तथा भांगवा नदी मिलकर चिनाब नदी का निर्माण होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2 नदियाँ आपस में मिल रही है, तो किस नदी का निर्माण होता है? चिनाब नदी का, जो कि 1180 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई हो जाती है। चंद्रा तथा भांगवा नदी दोनों मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि रावी तथा चिनाब। रावी तथा चिनाब जो है फिर जाते हुए एक जगह वापस में मिल जाती है, तथा रावी नदी की टोटल लंबाई हो जाता है 725 किलोमीटर एवं
फिर ब्यास नदी की टोटल लंबाई 460 किलोमीटर एवं सतलज नदी की टोटल लंबाई 1050 किलोमीटर, जो कि इंडिया में बहने वाली नदी है सतलज नदी। ओके, ब्यास और सतलज आपस में मिलती है, रावी और चिनाब दोनों आपस में मिलती है, फिर दोनों अलग अलग कहीं हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को नदियों के बारे में मुख्य जानकारी इसमें अच्छे से दिया जाएगा। ये क्लास थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा ना लगा हो, तो उसके लिए सॉरी। आगे का क्लास कंटिन्यू देखें। ओके बाय।